अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने आज एटॉमिक साइज से स्टार्ट करना है। ठीक है, कल तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपने फैमिलीज़ वगैरह पढ़नी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एटॉमिक रेडियस में आपके पास सबसे पहले कि एटम का साइज़ हम अंदाज़ा नहीं करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ सिंगल एटम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ये वाला सारा का हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। साइज़ इंक्रीज़ करता है विद इन द ग्रुप क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बजाय आपके पास आएगा एडिशन ऑफ शेल, ये बात आगे आएगी। ठीक है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। जिस तरह से आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ता जाता है, उसी वजह से जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि एडिशन होती है विद इन द सेम शेल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल आर पुल्ड टुगेदर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें बता देती हूँ आपको। मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूँगी लिथियम और सोडियम है। ये देखिएगा, ये 1s2 और 2s1 है, और ये आपके पास जाएगा 3s1 पे। ठीक है, 2p6 2s2 एंड 1s2 11 एंड 3। यहाँ इन दोनों में न्यूक्लियर चार्ज बेशक बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन ये देखिएगा, इसने पहला शेल अट्रैक्ट किया और इसने दूसरा शेल अट्रैक्ट किया। इसने पहला शेल अट्रैक्ट किया, इसने दूसरा शेल अट्रैक्ट किया, इसने तीसरा शेल अट्रैक्ट किया। इतना बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जब जिस तरह से शेल्स बढ़ते जाते हैं उनका साइज़ और उनका ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ता जाता है। इसी तरह से मैं कंपैरिजन करूँगी लिथियम और बेरिलियम का। 3 प्रोटॉन्स हैं, एक शेल ये है और एक शेल ये है। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स हैं, एक शेल ये है और एक शेल ये है। एटॉमिक नंबर तो दोनों में बढ़ रहा है ना। 3 प्रोटॉन्स है, 4 प्रोटॉन्स है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो शेल को अट्रैक्ट करता है। यानी वो एक डिस्टेंस पे जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से पिन पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो शेल को अट्रैक्ट करेगा। द डिस्टेंस जिस तरह से मैग्नेट है, तो मैग्नेट की जो अट्रैक्टिव पावर होती है वो एक डिस्टेंस तक इफ़ेक्टिव होती है। आप यहाँ पर 2 नीडल्स रखें या आप यहाँ पर नीडल एक बढ़ा दें, उससे अट्रैक्शन में मतलब वो अट्रैक्ट कर लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि 2 ही नीडल्स को अट्रैक्ट करना है। यही वाली बात यहाँ पर होती है विद इन द पीरियड कि 3 प्रोटॉन्स यहाँ तक अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो वो यहाँ से 4 प्रोटॉन्स इसको ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है और मैग्नेट हैवी हो गया। ठीक है, मैग्नेट इस केस में भी हैवी हुआ है, लेकिन मैग्नेट हैवी होने के साथ यहाँ से डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। ठीक है, अब इसके बाद आयनिक रेडियस को देखिएगा। आपके पास आयनिक रेडियस में कैटाइन्स और एनाइंस का कंपैरिजन है। आपके पास जब कैटाइन बनेगा, कैटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। जब ये लूज़ होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस आएगा। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन आपके पास कम होंगे, तो जो पुल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, लिथियम का साइज़ ये है, लिथियम कैटाइन का साइज़ ये है, सोडियम का साइज़ ये है, सोडियम कैटाइन का साइज़ ये है, पोटेशियम पोटेशियम कैटाइन, रुबीडियम रुबीडियम कैटाइन, सीजियम सीजियम कैटाइन। कैटाइन्स का साइज़ हमेशा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम, लेकिन ट्रेंड वही रहता है जो पेरेंट एटम्स का होता है। यानी विद इन द ग्रुप अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, तो कैटाइन्स का साइज़ भी इसी तरह कंपैरिजन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप विद पेरेंट एटम्स कंपैरिजन करेंगे तो पेरेंट एटम से साइज़ हमेशा छोटा रहेगा। इसी तरह एनाइंस में देखिएगा, पेरेंट एटम से साइज़ हमेशा बड़ा होगा, ट्रेंड सेम रहेगा। अच्छा, साइज़ बड़ा क्यों होगा? देयर आर 2 फैक्टर्स, रिपल्जन बिटवीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक बात तो ये, और दूसरा इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कम है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को देखिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी सोडियम का सोडियम कैटाइन बनाने के लिए, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कैटाइन बनाने के लिए। और क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि यूनिवेलेंट और ट्राइवेलेंट डाइवेलेंट के अंदर क्या फ़र्क होगा। जब यहीं पे सुन लीजिएगा, जब आपके पास ऑलरेडी एक कैटाइन बना हुआ है, न्यूक्लियर पुल ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी इम्बैलेंस चल रहा है। यानी पहले ही ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में रहते हुए आप एक और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन इन ग्रुप देखिएगा। ग्रुप के अंदर आपका शेल ऐड होता है, तो शेल ऐड होने से जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा
तो भी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो लूज़ हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट ये ऑपरेटिव हो जाएगा, लेस न्यूक्लियर पुल होगी। इन 3 फैक्टर्स की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ने डिक्रीज़ करना है। ये आपके पास विद इन द ग्रुप का ग्राफ है। अक्रॉस द पीरियड देखिएगा, आपके पास न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, इसलिए हम उससे बात नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा सेम शेल में एडिशन हो रही है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहा है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि साइज कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब है इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, पीरियड का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये आ गया आपका ग्रुप 1। हीलियम, नियॉन, आर्गोन सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी जा रही हैं क्योंकि नोबल गैसेज है। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अच्छा, जिनकी कम है आप एक बात जहन में रखिएगा, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वजह क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी ऑलरेडी, दे हैव द कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो है ना फ्लोरीन और क्लोरीन्स ग्रुप 7, ये एनाइंस बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ये एनाइंस इजीली बनाएंगे, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इन्होंने लूज़ नहीं करना होता है, इन्होंने गेन करना होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच कर रहे हैं, आपके नोबल गैस को स्टेबिलिटी की तरफ कौन जाएगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नोबल गैस को अचीव कर सकता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और ये ज़्यादातर मेटल्स के अंदर होता है। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के साथ साथ हेलोजन जो स्पेसिफिकली हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने से नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। एनाइन बनाने के लिए, एनाइन बनाने के लिए आपके पास रिपल्जन आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की दफ़ा ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन की दफ़ा ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब क्यों करनी है? क्योंकि पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर इम्बैलेंस है उसकी वजह से वो नया इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले से एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना है उसके लिए एनर्जी बाकायदा खुद देनी पड़ेगी ताकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक नंबर बढ़ने से पीरियड के अंदर बढ़ती है और ग्रुप के अंदर कम होती है, ये जनरल है। जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बड़ा होगा उतना न्यूक्लियस को कम फ़र्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो एनर्जी चेंजेस इस केस में ज़्यादा होंगी और इस केस में कम होंगी। साइज़ जितना बढ़ेगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, साइज़ डिक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा जी, मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर को देख लीजिएगा, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वैसे आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, ठीक है। आपने अब जो खुद से पढ़ना है दैट इज़ ये सारी डिस्क्रिप्शंस, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंशाल्लाह मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे हम डिस्कशन कर लेंगे।